ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे प्रीवियस ईयर जो यूपी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। ऑलरेडी मैंने 2019 और 2018 के क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग यूपी टेट के ऊपर। तो कुछ साइंस के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एक बार फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप किस तरीके से निकालोगे। तो सबसे पहला बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सी इन एक्सी F6। तो बिफोर कि मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताऊं इसका कितना होगा, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ना आप लोग को एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना होगा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, प्लस लोन पेयर। तो बस इन दो चीजों को यूज करना है बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अब चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था XZF6 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि XZF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप XZF6 को देखो। तो XZF6 को कैसे बनाओगे आप? तो ये इस तरीके से आप XZF6 को बना सकते हो। ठीक है, ये कैसे भी बना लो बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाओ। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की वैलेंसी एक होती है तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहेगा। और एक्जी के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो एक्जी बिलोंग टू 18th ग्रुप, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन इट्स वैलेंस सेल, इन वैलेंस सेल। तो हमें बस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से लेना देना है बेटा, पूरा कोई भी मतलब नहीं है कि पूरे इसमें कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। तो बस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से हमें लेना देना है। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में। तो एक्सी के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से उसने फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना लिए? 7। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने आए हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को बेटा सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6। लोन पेयर कितना होगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 6 बॉन्ड तो यहाँ खर्च हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है बेटा एक लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाऊं तो क्या करूंगा मैं? तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6, लोन पेयर कितना है बेटा? 1। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? sp3d3। अब ये कैसे आया ध्यान से समझो। ये 7 जो आते हैं बेटा ये ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये 7 ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले एस से स्टार्ट करते हैं। एस का एक ऑर्बिटल होता है हमेशा, एक ऑर्बिटल। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 3। तो ये हमारे पी के ऑर्बिटल्स हैं। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी के केस में। तो ये पी के ऑर्बिटल्स हैं, ये एस के ऑर्बिटल्स हैं। उसी तरीके से डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? तो डी में ऑर्बिटल्स होते हैं 5, 5 ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल। तो इस तरीके से कोई पूछ सकता है कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2। पी में कितने आएंगे? 6। डी में कितने आएंगे? 10। और एफ में बेटा 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखना कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो देखो 7 आया तो सबसे पहले एस का एक ऑर्बिटल लिया, फिर पी के तीनों ले लिए, फिर डी के भी 3 हम लोगों ने यूज किए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये sp3d3 इसका करेक्ट हो गया। चाहो तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे वाटर। वाटर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये रहा O, ये रहा H। ये कैसे भी बना सकते हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है? बॉन्ड पेयर बोल दो या फिर सिग्मा बॉन्ड बोल दो। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल 2 हैं। लोन पेयर कितने होंगे बेटा यहाँ पे? तो सोचो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर? 2। तो 2 + 2 4, 4 का मतलब कितना हुआ? sp3। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी भी अलग अलग कंपाउंड्स का, इजी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग फटाफट नेक्स्ट पे। तो ये था, और भी बहुत कुछ इसमें बता सकते हैं बेटा, लेकिन अभी के लिए आप इतनी चीज को ध्यान रखो। और भी अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो इसको इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि हाइब्रिडाइजेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम इस तरीके से सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व कर लोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आप लोगों को कि किस तरीके से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि among the following compound the compound having the zero dipole moment, कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट, कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है तो मैं उस ऑप्शन को लिख लेता हूं। पहला ऑप्शन है बेटा NF3, दूसरा ऑप्शन है बेटा आपके पास ClO2, तीसरा ऑप्शन है बेटा H2O, और चौथा ऑप्शन है बेटा BF3। डन। तो इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली जब अराइज होता है जब कोई दो पोलर मॉलिक्यूल जिसकी एक की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक की इलेक्ट्रॉन कम है, इसको बोलते हैं पोलर। तो जब भी दो पोलर मॉलिक्यूल आते हैं साथ में तो क्या डराइव होता है बेटा, वहां पे उनका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पे N और F3 की बात करें तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ClO2 भी पोलर मॉलिक्यूल है, H2O भी पोलर मॉलिक्यूल है। अब बात आती है BF3, यहाँ पे BF3 भी आ सकता था या BCl3 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था बेटा, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं कि क्या ये डाइपोल है। तो ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, इसका आंसर तो वैसे यही है बी, ठीक है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ BCl कि BCl डाइपोल है क्या, तो बोलोगे बिल्कुल है, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। तो ये पोलर है, और पोलर का मतलब ये है कि दे शो डाइपोल मोमेंट, दे शो डाइपोल मोमेंट, दे शो डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट को बेटा शो करेगा। डन, समझ गए आप। लेकिन अगर BCl3 की बात करें कोई, BCl3, तो आप बोलते हो कि ये तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, एंड डू नॉट शो, एंड डू नॉट शो डाइपोल मोमेंट, डू नॉट शो डाइपोल मोमेंट बेटा। मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा म्यू, वो जीरो होगा। कैसे बेटा, BCl तो कर रहा है, BCl3 क्यों नहीं करेगा। देखो कैसे, जो BCl का स्ट्रक्चर होता है BCl3 का, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। BCl3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। 120 डिग्री 120 डिग्री का इनके बीच एंगल होता है, 120 डिग्री का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो जो नेट होता है ना बेटा, क्योंकि देखो बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज, इस क्लोरीन ने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, इधर इसने खींचा, जो नेट इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट वो जीरो हो जाता है। जो नेट इफेक्ट होता है डाइपोल का वो जीरो हो जाता है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो है। अगर और बेस्ट एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं इसको, तो अपने घर का फैन देखो, सभी अपने अपने घर का अभी पढ़ के बैठ के पढ़ रहे हो ना, फैन देखो, फैन देखोगे उसमें तीन ब्लेड्स दिखेंगे, उसी तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। तो तीनों ब्लेड्स अलग अलग डायरेक्शन में बोरोन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, और उसके चलते जो नेट इफेक्ट होता है वो जीरो हो जाता है, कि उस क्लोरीन को ये क्लोरीन बैलेंस कर रहा है, दूसरे क्लोरीन को तीसरा क्लोरीन बैलेंस कर रहा है, तो जो इसका नेट इफेक्ट आता है वो जीरो होता है। इसीलिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने के चलते BCl3 या BF3, ये तीनों के तीनों नेट डाइपोल मोमेंट जीरो शो करते हैं, ठीक है। तो आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे इसको फटाफट, उसके बाद से चलते हैं अगले पे, और फिर शुरू करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट, देखते हैं कि और क्या है। अब इसमें अगर आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक ऐसा दे दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड COH, यहाँ पे लगा दिया है CH3, और बोल रहा है कि इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। बोला एक्स क्या होगा बताओ। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो चारों ऑप्शन लिखे क्या, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर करते हैं हम अपना, ठीक है, कि एक्स क्या होगा। तो एक्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन लिख के क्यों टाइम वेस्ट करें, तो सीधा सॉल्यूशन समझते हैं। तो बेटा ध्यान से समझिए, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ। क्या नोट लिख रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ हो,
कीटोन लगा हुआ हो, एल्डिहाइड लगा हुआ हो, एल्डिहाइड लगा हुआ, एल्डिहाइड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ हो, कीटोन लगा हुआ, एल्डिहाइड लगा हुआ हो बेंजीन ग्रुप पे, दे आर दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। ये याद रखना है कि ये अपने सारे रिएक्शंस कहाँ करते हैं, मेटा पे। क्यों? क्योंकि मेटा पे ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। रीजन इसका है ड्यू टू, ये सब बहुत डिटेल की बात हो जाएगी, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल से इसको सॉल्व करना है, पूरी केमिस्ट्री के डीप में नहीं जाना। तो इसीलिए मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और ज्यादा एफर्ट भी ना लगाना पड़े। तो दे आर मेटा डायरेक्टिव ग्रुप ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी एट मेटा पोजीशन। इसको समझने के लिए फिर हम रेजोनेंस डायग्राम बनाते हैं, तो वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको नीड भी नहीं है, तो क्यों करना वो सब। अब देखिए बेटा, बस आपको समझना है कि ऑर्थो ग्रुप किसको बोलते हैं, मेटा किसको बोलते हैं, पैरा किसको बोलते हैं, ठीक है। पोजीशन, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। इस वैसे मान लो यहाँ पे COH लगा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो, इसको बोलेंगे मेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं बेटा पैरा। सेम टू सेम, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, और पैरा तो है। डन। तो जब भी आप हेलोजनेशन कराएंगे Br2, तो कहाँ पे लगेगा, आप हेलोजनेशन करा लें, नाइट्रेशन करा लें, सल्फोनेशन करा लें, कोई भी रिएक्शन करा लें, वो रिएक्शन जाके कहाँ पे होगा, हमेशा मेटा पोजीशन पे। ये मैंने पहले ही लिख दिया। तो कैसे करोगे आप, ये लोगे ऐसे लेते, ये रहा COH का COH रहा, CH3 का CH3 रहता, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या लग जाता है, एक Br लग जाता, बस। तो इसको हेलोजेनेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हेलोजेनेशन कराना, हेलोजेनेशन, ठीक है बेटा। तो ये हेलोजेनेशन कराया, तो कहाँ लगा, मेटा पे, सिंपल। उसी तरीके से बेटा, अगर हमारे पास होता हेलोजन, हेलोजन मतलब कोई भी X, ClF Br जो भी है, या होता फिनॉल, फिनॉल मतलब ये OH ग्रुप लगा होता, ठीक है, या होता एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता। डन। तो या तो होता क्लोरोबेंजीन, इसका भी बना दूं क्या, चलो इसका भी बना देता हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी होता, एनिलीन, या फिर होता एनिसोल, एनिसोल मतलब ईथर लगा हो बेंजीन के ऊपर, ठीक है, OCH3। ये सभी के सभी बेटा ऑर्थो, दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब अगर इनमें से कुछ आ जाए, तो ये सारी रिएक्शन कहाँ करोगे बेटा, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। तो ये चीज को ध्यान रखना आप लोगों को, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन एल्डिहाइड आता है तो मेटा, और ये आता है तो कहाँ करोगे आप, ऑर्थो। तो क्वेश्चन तो इसमें भी आ सकता है, तो इसको प्रिपेयर करना है बेटा आपको अच्छे से, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, क्या पूछा गया उसमें। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे बेटा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। तो ये SN1 और SN2 समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि SN1 SN2 क्या होता है। SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 होता है, ऑर्डर 1 होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है बेटा SN1 में, कि आपका
कार्बोकटायन, और देखो दो पे रिएक्शन डिपेंड करता है, एक न्यूक्लियोफाइल पे और एक अल्काइल हैलाइड पे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको ऑर्डर वन बोलते हैं, तो उसको जाने के ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, बस आप ऑर्डर याद रखिए। SN1 का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ये होता है SN1 कि सबसे ज्यादा 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो 3rd डिग्री वाले सबसे ज्यादा, उसके बाद से 2 डिग्री, उसके बाद से 1 डिग्री, ये SN1 का ऑर्डर है। ठीक, उसी तरीके से अगर आप SN2 की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्सरी। तो ये ऑर्डर याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे ज्यादा कौन करेगा, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला। ये क्या है, दीज आर द कार्बोकटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकटायन का ये ऑर्डर है, और ये भी कार्बोकटायन का ही ऑर्डर है। ठीक, तो इसमें 3 डिग्री वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कार्बोकटायन जो 3 डिग्री होता है उसमें तीन तीन डोनर ग्रुप होते हैं, तो दे आर द मच मोर स्टेबल, है ना। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। जैसे कि एक एग्जांपल देके भी करा दूंगा, पहले आप ये ऑर्डर याद रखिए, याद रहेगा। तो ये ऑर्डर था कार्बोकटायन के रिस्पेक्ट में दोनों का। हैलोजन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन, सेम ऑर्डर होता है, चाहे वो SN1 हो या SN2 हो। सबसे ज्यादा रिएक्टिव RI, उसके बाद RBr, फिर RCl, और लास्ट में RF। तो ये दोनों के लिए सेम होता है, यहाँ भी सेम होगा। तो हेलोजन के रिस्पेक्ट में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि SN1 और SN2 का बताएं, कुछ भी आ जाए ऑर्डर, चाहे SN1 हो या SN2 हो, हेलोजन के रिस्पेक्ट में यही होने वाला है। सबसे ज्यादा आयोडीन के साथ, फिर ब्रोमीन, फिर आरसिल, फिर RF। रीजन क्या है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा करेक्ट, RI, RBr, RCl और RF वाला। तो देख लेना, जो ये वाला ऑर्डर दे रखा वो करेक्ट है। अब एग्जाम्पल देके समझ लिए 3 डिग्री क्या बोल रहा है ये, देखो। जैसे मैंने बोला कि ये CH3 CH2 Cl है, डन। इसका रिएक्शन कराया मैंने KOH के साथ, डन। Cl इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ये बाहर जाता है क्या होगा, कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन ढूंढता है कोई ऐसे लोगों को कि जो इसको इलेक्ट्रॉन दोबारा दे सके। तो इसको मिलता है एक न्यूक्लियोफाइल OH के टर्म्स में। तो ये OH अटैक करता है, और OH अटैक करके क्या बना देता है बेटा, CH3 CH2OH, एल्कोहल बन जाता है। क्या बनता है, एल्कोहल। समझ गए। तो ये कौन सा था, 1 डिग्री, क्योंकि देखो एक ही डोनर ग्रुप है। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी अच्छी चीज है हमारे लिए। 3 डिग्री का मतलब ये होता है कि CH3 यहाँ से क्लोरीन बाहर गया होगा, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब इस पे तीन तीन डोनर ग्रुप हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि जल्दी से मैं क्या बना लूं, अल्कोहल बना लूं। तो दिस वन इज मच मोर स्टेबल, इसीलिए मैंने लिखा है 3 डिग्री इज मच मोर स्टेबल इन SN1। तो ये ऑर्डर को आप याद रखेंगे, SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बट हेलोजन के रिस्पेक्ट में दोनों में ऑर्डर सेम रहेगा। सबसे ज्यादा RI, R का मतलब कोई भी, CH3 CH2, इथेन आयोडाइड या फिर प्रोपेन आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से कि क्या था क्वेश्चन। ओके, आगे पूछा था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, क्या देख लेते हैं एक बार। डाइपोल मोमेंट वाला भी कर लिया हम लोगों ने, है ना। ओके, मेटेलिक करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, तो डाउन द ग्रुप आने पे मेटेलिक करेक्टर बेटा इंक्रीज होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए बस आप पीरियोडिक टेबल को लर्न करें। तो ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, कुछ कुछ के डाउट भी थे ये, तो उन डाउट को हमने क्लियर किया इसमें। तो किसी ने बोला था कि इसको समझने के लिए उनको इन क्वेश्चंस में डाउट थे उन बच्चों को, तो हम लोगों ने उसको डिस्कस किया और देखा इसको, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं, और नेक्स्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो सॉल्व करेंगे। जब तक आप इस पे ट्राई करो, और फिर कोई डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, और मैं इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा आसानी तरीके से। देखो हर कॉन्सेप्ट में बहुत डीप में नहीं गया हूँ, क्योंकि आपको डीपली नहीं पढ़ना है इसको, आपको इस लिहाज से पढ़ना है ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाएं और आप जल्दी से ज्यादा सिलेबस को पूरा कर सको। इस हिसाब से मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया है, लेकिन इतना बताया है कि आप इसको करो तो ध्यान से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट मिलते हैं और फिर कुछ आगे करेंगे हम। टिल बाय।